जब कोई इंगेजमेंट होती है और शादी होने से पहले ही वह इंगेजमेंट टूट जाती है, तो क्या लड़की वाले उस लड़के पर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं? क्या वो ये कह सकते हैं कि आपने हमारे साथ शादी का वादा किया, हमने मैरिज हॉल बुक करवाया, इतना खर्चा किया और आपने हमारे साथ चीटिंग की? आज हम जानेंगे कि इसको लेकर क्या कानून है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके संबंध में क्या जजमेंट पारित किया है। तो जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत एलएलबी लॉ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने यह कहा कि किन कंडीशन में चीटिंग मानी जाएगी और किन कंडीशन में चीटिंग नहीं मानी जाएगी। 2024 में एक जजमेंट आया, राज कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें यह होता है कि लड़की के घर वाले उसकी शादी करने के लिए एक लड़का देखते हैं और वह मिल भी जाता है और उनकी इंगेजमेंट कर दी जाती है। जब इंगेजमेंट हो जाती है तो शादी के लिए आगे तैयारी करने लग जाते हैं और जब शादी करने के लिए बात आगे बढ़ती है तो लड़की वालों की तरफ से एक मैरिज हॉल बुक कर लिया जाता है और जो मैरिज हॉल है उसे 75,000 रुपए में बुक कर लिया जाता है। साथ ही साथ 75,000 रुपए डिपॉजिट भी कर दिए जाते हैं। जब लड़की वालों को यह पता लगता है कि लड़के ने तो दूसरी ही शादी कर ली, तो वह अब शादी कहां से होगी, यह देखते हुए लड़की वालों ने लड़के पर आईपीसी के सेक्शन 420, 406 और 417 के तहत एक एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। एफआईआर में यह आरोप लगाया जाता है कि जो लड़के वाले थे उनका इंटेंशन था हमें ठगना और इसके साथ ही हमारा बहुत ही नुकसान हुआ है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ही वह एफआईआर दर्ज होती है, जो लड़के वाले हैं वह जाते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट में और वहां जाकर यह प्रेयर की जाती है कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वह गलत रूप से दर्ज कराई गई है। हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था जिससे इनको हम चीट करें। अगर हमारी एंगेजमेंट हम जारी नहीं रखना चाहते हैं, लड़की से शादी नहीं करना चाहते हैं, तो यह किसी प्रकार का अपराध नहीं होगा। अल्टीमेटली हाईकोर्ट के द्वारा जो लड़के वाले थे उनकी कुछ बातों को कुछ हद तक मान लिया जाता है और आईपीसी के सेक्शन 420 और 406 की हद तक एफआईआर को क्वेश कर दिया जाता है। हाईकोर्ट ने यह कहा कि 406 तो तब बनती है जब कोई प्रॉपर्टी दूसरी व्यक्ति को दी जाए, लेकिन इस केस में तो लड़के वालों ने किसी प्रकार की प्रॉपर्टी भी नहीं मांगी। वहीं अगर हम बात करें आईपीसी के सेक्शन 420 यानी चीटिंग की, तो वह भी नहीं बनती है। लेकिन जो लड़का था उसके कहने पर लड़की वालों ने एक मैरिज हॉल बुक कराया और उसके 75,000 रुपए उस मैरिज हॉल वाले को डिपॉजिट भी कर दिए। इस आधार पर 417 आईपीसी के तहत उस पर कार्रवाई तो चलेगी, क्योंकि इन्होंने चीटिंग तो की है। इसलिए आईपीसी की धारा जो 417 है इसकी हद तक हम एफआईआर को रद्द नहीं करते हैं। बात से एग्रीव्ड होकर जो लड़का था वह जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास और वहां जाकर यह कहता है कि हमने चीटिंग नहीं की है और जो आईपीसी के सेक्शन 417 है वह हमारे ऊपर नहीं चलेगी। लेकिन जो लड़की के वकील थे उनके द्वारा यह कहा जाता है कि हमने 75,000 रुपए मैरिज हॉल के डिपॉजिट करवा दिए हैं, आपने हमारे साथ चीटिंग की है, इसलिए यह एफआईआर क्वेश नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद यह कहा जाता है कि आईपीसी के सेक्शन 417 को जानने से पहले हमें बेसिक डेफिनेशन को जानना चाहिए जो आईपीसी के सेक्शन 415 में दिया गया है। आम भाषा में कही जाने वाली चीटिंग और भारत के कानून में परिभाषित चीटिंग दोनों में ही दिन रात का अंतर है। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि अगले व्यक्ति ने मेरे साथ चीटिंग की, तो यह जरूरी नहीं है कि वह कानून की परिभाषा में चीटिंग हो। कानून के हिसाब से 2-3 बातों को साबित करना होता है, उसी के बाद ही वह चीटिंग मानी जाएगी। सबसे पहले तो हमें यह साबित करना होगा कि किसी व्यक्ति ने आपको इंड्यूस किया, मतलब कि आपको कोई काम करने के लिए कहा जाता है या नहीं करने के लिए कहा जाता है।
दूसरा, इंड्यूज के बाद आप कोई चीज डिलीवर कर रहे हो, मतलब कि आपको अगर कोई व्यक्ति इंड्यूज कर रहा है कि आप उस चीज को डिलीवर करें तो वह चीटिंग मानी जाएगी। साथ में यह भी होना चाहिए कि एक पार्टी को तो नुकसान होना चाहिए और एक पार्टी को फायदा होना चाहिए। यानी आपके इंड्यूजमेंट से आप कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करते हैं तो एक पार्टी को लॉस होता है और एक पार्टी को गेन होता है, तो यह चीटिंग की डेफिनेशन में आता है। इसमें आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ चीटिंग के एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो आपको यह प्रूफ करना होगा कि पहले दिन से या शुरू से ही उसका इंटेंशन यह था कि वह आपको चीट करे। इसी आधार पर वह चीटिंग कहलाती है। इसके साथ ही अगर अगला व्यक्ति यह साबित कर देता है कि मेरा पहले दिन से ही कोई इंटेंशन नहीं था चीटिंग करने का, तो वह चीटिंग के दायरे से बाहर आ जाएगा। वह आएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। कई बार हम यह देखते हैं कि दो व्यक्तियों में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट साइन होते हैं। अगर दोनों में कोई बातचीत नहीं होती है या कोई ब्रीच होता है तो हम देखते हैं कि 420 और 406 आईपीसी के तहत एक एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है और यह कहा जाता है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट में यह क्लियरिफाई किया, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और चीटिंग, इनमें दिन रात का अंतर है। चीटिंग को शो करने के लिए आपको यह प्रूफ करना होगा कि आपका इंटेंशन शुरू से ही अगले व्यक्ति को चीट करने का रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे केस के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। जब लड़के के कहने पर लड़की वालों ने 75,000 रुपए डिपॉजिट करवा दिए मैरिज हॉल के, तो लड़के का इसमें कोई भी इंटेंशन नहीं था कि उन्हें चीट करे। साथ ही साथ लड़के का यह भी इंटेंशन नहीं था कि 75,000 रुपए खर्च करवाकर उनका नुकसान करवाए। अगर लड़के और लड़की में बात नहीं बनती है और उसने कहीं दूसरी जगह शादी कर ली है तो यह आम भाषा में चीटिंग मानी जाएगी। लेकिन भारत के कानून में जो चीटिंग की परिभाषा दी गई है वह उस परिभाषा में नहीं आती है, इसलिए आईपीसी 415 में जो डेफिनेशन दी गई है वह उससे बाहर है। इसलिए आईपीसी की सेक्शन जो 417 है इन पर नहीं लगाई जा सकती है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप पर 417 की कार्रवाई चलेगी, उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। अब इन पर किसी भी प्रकार की एफआईआर नहीं चलेगी और एफआईआर को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है। तो इस कानून और जजमेंट से हमें यह बात पता चलती है कि अगर आपका इंटेंशन शुरू से ही नहीं है तो इस कानून और जजमेंट से हमें यह बात समझ में आती है कि अगर चीट करने का इंटेंशन अगर आपका शुरू से ही नहीं है, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट है और शादी के लिए कोई एंगेजमेंट करते हैं और बाद में उसे तोड़ देते हैं, इस प्रकार से कोई भी पर्सन आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता है। अगर करवाता है तो आप इस जजमेंट का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।